नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को फटाफट अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का किया अनावरण। जेट ग्रेनाइट ब्लैक पत्थर से बनी नेताजी की अब तक की विशालतम प्रतिमा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमजीवियों से बातचीत की। करीब 40 से 50 शिल्पकारों ने दिन रात मेहनत करके नेताजी की इस प्रतिमा को बनाने का काम पूरा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में नए सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पर एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस मौके पर कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दिल्ली के प्रसिद्ध राजपथ अब इतिहास बनकर रह गया है। इस मौके पर हजारों लोग इसके साक्षी बने। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। मैं सभी देशवासियों को आजादी के इस अमृतकाल में गुलामी की एक और पहचान से मुक्ति के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश ने उसी स्थान पर नेताजी की मूर्ति की स्थापना करके आधुनिक सशक्त भारत की प्राण प्रतिष्ठा भी की है, जहां गुलामी के समय ब्रिटिश राज सत्ता के प्रतिनिधि की प्रतिमा लगी हुई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर आजादी के बाद हमारा भारत सुभाष बाबू की राह पर चला होता तो आज देश कितनी ऊंचाइयों पर होता, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमारे इस महानायक को भुला दिया गया। उनके विचारों को, उनसे जुड़े प्रतीकों तक को नजरअंदाज कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश ने अपने लिए 5 प्राणों का विजन रखा है। इन 5 प्राणों में विश्वास को बड़े लक्ष्यों और संकल्पना से और कर्तव्य की प्रेरणा है। इसमें गुलामी की मानसिकता के त्याग का आह्वान है, अपनी विरासत पर गर्व का बोध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे सैकड़ों कानूनों को बदल चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए अब विदेशी भाषा की मजबूरी से भी देश के युवाओं को आजाद किया जा रहा है। कर्तव्य पथ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के उद्घाटन पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व की यह परियोजना किसी कल्पना के साकार होने से कम नहीं है और यह कल्पना 70 सालों में नहीं साकार हुई थी, वो अब साकार हो रही है। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रसिद्ध संगीतकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सूरत में सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। इस मौके पर काफी संख्या में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत ने मुझे जितना सहयोग और आशीर्वाद दिया, मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। जब बरसों पहले तापी में बाढ़ आई थी तो मैंने युवाओं से मिलकर सूरत को फिर से संवारने का आग्रह किया था। देखते ही देखते सूरत के युवा सड़कों पर निकल पड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज पूरे गुजरात में मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों का सशक्त नेटवर्क तैयार हुआ है। एम्स भी बन रहा है और कई मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित हैं। आरोग्य को प्राथमिकता देने के प्रयास में हमने जन भागीदारी को सर्वोच्च मार्ग माना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में देश भर में 3 करोड़ से अधिक पक्के घर गरीबों के लिए बनाए गए। इनमें से 10 लाख से अधिक घर गुजरात के गरीब परिवारों को दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का गौरव हासिल किया है। ये प्रगति मामूली नहीं है, इसे पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में नवभारत साहित्य मंदिर द्वारा आयोजित पुस्तक मेले का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इससे साहित्य में रुचि रखने वालों को समय के साथ ज्यादा समृद्ध होने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस पुस्तक मेले में गुजराती भाषा के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी भाषा में भी साहित्य प्रेमियों को किताबें मिलेंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पुस्तक मेले को युवा लेखकों के लिए महत्वपूर्ण मंच बताया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राज्य सहकारिता मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा और देश के सभी राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। अमित शाह ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज 50 वर्षों के बाद हमें समय के हिसाब से बदलाव की जरूरत है। इसको ध्यान में रखते हुए नई सहकारिता समिति का गठन किया गया है।
केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि सहकारिता से 51% गांव जुड़े हुए हैं। वहीं देश के 94% किसान किसी न किसी तौर पर सहकारिता से जुड़े हुए हैं। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार नाफेड में बदलाव करने जा रही है, जिससे उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लोगों को मिल सके। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया टेरर मॉड्यूल मामले में बिहार के कई शहरों में राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। एनआईए की अलग अलग टीमों ने दरभंगा, सारण, वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले में छापेमारी की। करीब 2 महीने पहले पटना के फुलवारी शरीफ स्थित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तर में आतंकी ट्रेनिंग कैंप का भंडाफोड़ किया गया था। उपराष्ट्रपति पद का पदभार संभालने के बाद जगदीप धनखड़ आज पहली बार अपने गृह प्रदेश राजस्थान के दौरे पर पहुंचे। अपने पैतृक गांव घुघनू में हेलीपैड पर महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, सांसद नरेंद्र कुमार, जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह सहित अनेक गणमान्य लोगों ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति उस स्कूल में भी गए जिसमें उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी। इसके बाद उपराष्ट्रपति ने जोडिया स्थित बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी विद्यालय का शिलान्यास किया। मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन की कब्र पर लगाई गई रोशनी की व्यवस्था को अब हटा दिया गया है। उद्धव ठाकरे सरकार के समय किए गए इस कार्य पर कई लोगों ने आपत्ति जताई थी। महाराष्ट्र भाजपा विधायक राम कदम ने कहा कि पाकिस्तान के इशारे पर 1993 के मुंबई बम धमाकों को अंजाम देने वाले आतंकी याकूब मेमन की कब्र उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री होने पर मजार में बदल दी गई थी। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर हल्के स्तर का भूकंप आया है। इस भूकंप में किसी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं है। कर्नाटक के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। बेंगलुरु शहर समेत अनेक हिस्सों में पानी भर गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश और जल जमाव की वजह से कई स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है और कुछ दिनों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। बेंगलुरु में आउटर रिंग रोड और सरजापुर रोड के ज्यादातर इलाके जहां पर आईटी के कार्यालय हैं, वहां की सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं और यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हैदराबाद में भी बारिश के कारण जगह जगह जल जमाव हो गया है। चार मीनार के पास मीराल मंडी में भारी जल जमाव देखा गया है। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने मुंबई के ठाणे, रायगढ़, पालघर, नासिक, पुणे, अहमदनगर, लातूर जिलों में अलग अलग स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ साथ बिजली और मध्यम से तीव्र बारिश की आशंका जताई है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में आज ओणम का पर्व मनाया गया। ओणम का ये पर्व खासतौर से केरल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और यहाँ धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार 10 दिनों तक चलता है। ओणम का पर्व मलयालम कैलेंडर के अनुसार चिंग महीने में मनाया जाता है। ये मलयालम कैलेंडर का पहला महीना होता है जो ज्यादातर अगस्त और सितंबर महीने के बीच में आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओणम की शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, सभी को ओणम की बधाई, खासकर केरल के लोगों और दुनिया भर में रह रहे मलयाली समुदाय को। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 3 दिवसीय आमंत्रण सम्मेलन सह सार्वजनिक एक्सप्रो मंथन का उद्घाटन किया है। नितिन गडकरी ने इस दौरान कहा कि मंथन और चिंतन का संबंध भविष्य निर्माण से है और भविष्य में बुनियादी ढांचे पर जोर देकर ही देश का विकास संभव है। नितिन गडकरी ने साथ ही जोर देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि सड़कों की लागत को कम किया जाए और क्वालिटी को बेहतर किया जाए, जिससे हर साल सड़कों पर लगने वाले मेंटेनेंस का फिजूल खर्चा बचाया जा सके। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने वाराणसी में कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने देश को तोड़ने का काम किया है। अमृतसर के डीएवी स्कूल में फायरिंग और बम की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बाद में धमकी अफवाह निकली। लखनऊ में प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान मंदिर परिसर में एक व्यक्ति द्वारा 2 मूर्तियों को क्षति पहुंचाया गया। उस व्यक्ति को मौके पर तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य में हर जगह हम कानून को मजबूत करेंगे। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद आज उधमपुर में लोगों से मिले। उन्होंने कहा कि मैं भारत में कई पदों पर रहा हूं, लेकिन इतना जोश मैंने लोगों में कभी नहीं देखा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर में रामकथा ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम में शिरकत की।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को भारत को संपूर्ण आजादी मिली, लेकिन ये पहली बार देखने को मिला है कि हर घर पर तिरंगा लहराने का काम हर भारतवासी ने किया है। दिल्ली में आबकारी घोटाले को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। भाजपा के लीगल सेल के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध जताया है। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर कहा कि कट्टर ईमानदारी का दावा करने वालों का दागी किरदार अब साफ हो गया है। और खबरें अभी और भी, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम इस महोत्सव में भाग लें। मैं एक वकील हूँ। हमारा जीवन देश के नागरिकों को इंसाफ और न्याय दिलवाने में बीतता है, पर अब हम उन्हें न्याय दिलवाना चाहते हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता। मैं बात कर रहा हूँ उन सड़क पर रहते हुए बच्चों की जिन्हें आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी हम ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें तो ये हम सभी का देश के प्रति कर्तव्य है कि हम NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। सड़क पर रह रहे बच्चों की मदद हम व्यक्तिगत क्षमता में, प्रोफेशनल के रूप में या किसी संगठन के माध्यम से भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रोफेशनल सेवा देने के लिए आप NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर जाकर खुद को व्यक्तिगत सेवाओं के लिए जैसे लीगल सेवा, मेडिकल सेवा, शिक्षा देने की सेवा आदि प्रदान करने के लिए रजिस्टर करें। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। प्रधानमंत्री जी का ये विजन अमृत काल में है। हर देशवासी का संकल्प जिसको गति दे रहा है आपके द्वारा दिए गए एडवांस टैक्स का एक एक रुपया। तो आइए विकास के इस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं और समय पर अपना एडवांस टैक्स जमा कर प्रगति की गति बढ़ाएं। याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त का 15 सितंबर 2022 तक अवश्य भुगतान करें। कॉर्पोरेट्स, अन्य संस्थाएं, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वे व्यक्ति जिनकी TDS TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Ayush is scaling newer heights. Current situation presents a right time for Ayurveda and traditional medicines to become even more popular globally. Ayush-based herbal products are being exported as medicine and food supplements in more than 100 countries. Ayush-related training and courses are easily available in more than 20 nations. Ayush is recognized in 16 countries. The Ministry of Ayush has demonstrated its commitment to effectively fight COVID-19 pandemic. It has issued COVID advisories and guidance, recommended yoga and herbal practice for safety.
8,32,445 Ayush COVID warriors enlisted, taking traditional medicine system to the masses. Committed to health and wellness, Ayush is serving humanity with increasing vigor and efficiency. जिन आँखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य खबरें फटाफट अंदाज में। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने आज दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। देश भर में 214.27 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। टीकाकरण अभियान में लोगों को कोविड के टीके दिए जाते हैं और ये सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले एक दिन में कोरोना के 6,395 मामले दर्ज किए गए हैं। देश भर में कोरोना से रिकवरी रेट 98.7% हो चुकी है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.88% दर्ज की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आईएमएफ के प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना जोर्जीवा से मुलाकात कर G20 और क्रिप्टो रेगुलेशन पर चर्चा की। वित्त मंत्री ने आईएमएफ चीफ से दुनिया के सामने आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा की और संकट से जूझते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य और भू राजनीतिक स्थितियों को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्री ने सभी की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। क्रिप्टो करेंसी को लेकर दोनों नेताओं ने वैश्विक सहयोग की जरूरत पर बल दिया और वित्त मंत्री ने कहा कि आईएमएफ को इस पर पहल करनी चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस द्वारा आयोजित भारत में महंगाई पर काबू से संबंधित सम्मेलन में शिरकत की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार लगातार महंगाई को रोकने के लिए प्रयासरत है। भारतीय रेलवे भारत के आर्थिक विकास को गति देने और बुनियादी ढांचे में परिवर्तन के साथ माल ढुलाई और यात्री ट्रेनों के परिचालन को आगे बढ़ाने के लिए तेजी से अग्रसर है। पीएचडी की तरफ से आयोजित 9वें रेल कन्वेंशन में वर्चुअली बोलते हुए रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन का निर्माण भारत में हो रहा है। ई दाखिल पोर्टल पर ई फाइलिंग के माध्यम से पिछले 2 वर्षों में कुल 23,640 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। 7 सितंबर 2020 को ई दाखिल पोर्टल की स्थापना के बाद इस पोर्टल के 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे हुए हैं और इस अवसर पर दिल्ली में एक ई पुस्तक जारी की गई है। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में आज जोरदार खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी में 174 अंक उछाल देखा गया और ये 17,798 पर बंद हुआ। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जियारत के लिए राजस्थान के अजमेर शरीफ पहुंची। शेख हसीना ने ख्वाजा की मजार पर चादर चढ़ाई और गुलाब के फूल चढ़ाए। लद्दाख क्षेत्र में लंबे समय से भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा गतिरोध को सुलझाने में बड़ी कामयाबी मिली है। रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारतीय और चीनी सैनिकों ने गोगरा हॉट स्प्रिंग पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के क्षेत्र से पीछे हटना शुरू कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने टोक्यो में अपने जापानी समकक्षों के साथ दूसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में हिस्सा लिया।
बैठक के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लड़ाकू अभ्यास के शीघ्र आयोजन से दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच अधिक सहयोग और अंतर परिचालन का मार्ग प्रशस्त होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोर देते हुए कहा कि भारत और जापान के बीच रक्षा उपकरण और तकनीकी सहयोग को बढ़ाना हमारी प्रमुख प्राथमिकता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दोनों देशों के बीच संबंधों की प्रगति पर संतोष जताते हुए कहा कि इस अहम बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका के लॉस एंजलिस में इंडो पैसिफिक आर्थिक मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। अमेरिका दौरे के दौरान पीयूष गोयल ने सैन फ्रांसिस्को भारतीय डायस्पोरा के साथ लंच किया। पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले साल तक भारत ने $675 अरब के वस्तु एवं सेवा का निर्यात किया, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। कनाडा के सेंट्रल सैस्कैचुआन प्रांत में रविवार को कई लोगों को चाकू मारने वाले दूसरे संदिग्ध की मौत हो गई। रविवार को 13 अलग अलग जगहों पर किए गए इन हमलों में 10 लोग मारे गए थे, जबकि 18 अन्य लोग घायल हुए थे। अमेरिका के टेनेसी राज्य के मेम्फिस में हुई गोलीबारी की घटना में 4 लोगों की जान चली गई और 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। पुलिस का कहना है कि संदिग्ध चलती गाड़ी से मेम्फिस शहर में गोलीबारी कर रहा था और उसने इसे अपने फेसबुक अकाउंट पर लाइव भी किया। आतंकवाद के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज से पहली संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कांग्रेस आयोजित की जा रही है। भारत ने कहा कि पहली यूएन ग्लोबल कांग्रेस 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के पीड़ितों सहित दुनिया भर में आतंकवाद के पीड़ितों को श्रद्धांजलि होगी। वर्चुअल भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्लोबल कांग्रेस को लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले सप्ताह उज्बेकिस्तान में मुलाकात कर सकते हैं। अमेरिका ने मॉस्को पर युद्ध अपराध का आरोप लगाया है और कहा है कि यूक्रेन वासियों को रूस में जबरन निर्वासित किया जा रहा है। अल्बानिया ने करीब 2 महीने पहले एक बड़े साइबर हमले को लेकर ईरान के साथ राजनयिक संबंध तोड़ लिए हैं और ईरान के दूतावास के कर्मचारियों को निष्कासित कर दिया है। यूरोपीय संघ के कार्यकारी निकाय ने रूसी गैस की कीमत को सीमित करने का प्रस्ताव दिया है। यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई के मद्देनजर ऊर्जा की कीमतें बढ़ गई हैं। हॉकी विश्व कप 2023 के लिए शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। 16 टीमों के 4 अलग अलग ग्रुप में मैच होंगे। भारतीय टीम ग्रुप डी में इंग्लैंड, स्पेन और वेल्स के साथ है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ग्रुप ए में अर्जेंटीना, फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी। प्रतिष्ठित डायमंड लीग के फाइनल्स में आज ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा इतिहास बनाने के इरादे से उतरेंगे। एशिया कप के फाइनल में जगह बनाने वाली पाकिस्तान टीम ने ऑलराउंडर शादाब खान ने अफगानिस्तान की टीम के खेल की काफी तारीफ की है। हार से निराश अफगानिस्तान के कप्तान मोहम्मद नबी ने अपने गेंदबाजों का बचाव किया है। अंतिम ओवर में 2 छक्के खाने वाले फारूकी का भी उन्होंने बचाव किया है। देश के घरेलू क्रिकेट कैलेंडर का दिलीप ट्रॉफी से आगाज हुआ है। प्रतियोगिता में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। यूएस ओपन में महिला एकल के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पोलैंड की इगा स्वांतक ने जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई है। वहीं आर्यन साबालेंका ने चेक गणराज्य की कैरोलिना फ्लिस्कोवा को हराकर यूएस ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। साबालेंका ने मैच को 6-1, 7-6 से अपने नाम किया। पुरुष वर्ग में अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टियाफो ने क्वार्टर फाइनल मैच में रूबलेव को हराया। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने भी सेमीफाइनल में जगह बनाई है। अल्कराज ने क्वार्टर फाइनल मैच में इटली के जैनिक सिनर को 5 घंटे 15 मिनट तक चले मुकाबले में शिकस्त दी है। चैंपियंस लीग में बार्सिलोना ने लेवेंडोस्की की हैट्रिक की मदद से विक्टोरिया प्लाजेन को 5-1 से हराया है। लिवरपूल को प्रतियोगिता के पहले मैच में नापोली के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। नापोली ने 4-1 से शिकस्त दी है। जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख ने भी जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। बायर्न ने इटालियन क्लब इंटर मिलान को 2-0 से शिकस्त दी। आज से यूरोपा लीग फुटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत हो रही है। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड का इरादा जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की होगी। अभिनेता संजय गगनानी का कहना है कि कुंडली भाग्य में अपनी भूमिका के लिए उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन के
भूल भुलैया 2 के रूह बाबा के चरित्र से काफी प्रेरणा ली है। निर्देशक सेल्वा राघवन की नाने वरुवेन के यूनिट ने, जिसमें अभिनेता धनुष मुख्य भूमिका में है, इस फिल्म ने अपने प्रशंसकों और फिल्म प्रेमियों के लिए खुशी के लिए फिल्म का पहला गाना वीरा सूरा रिलीज किया है। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।